दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रोटेस्ट तो हम लोगों का अधिकार है। संविधान ने हमको दिया है कि हम सरकार के जो कानून है, नियम है, जो कुछ भी है जिससे आप सहमत नहीं हैं उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, विरोध इतना ज़्यादा हो जाता है, जो लोग इतने ज़्यादा जोश में आ जाते हैं कि सरकारी संपत्तियों की तोड़-फोड़ करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि कई-कई बार तो हम देखे हैं पुलिस थाना को जला दिया जा रहा है, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जा रहा है, बसें, गाड़ियाँ, कार सबको खड़े-खड़े आग लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, इसका जवाबदेह कौन रहेगा? अभी हाल-फिलहाल में इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, मतलब ओबीसी कोटा जो आंदोलन था इस बार का, मनोज जरांगे इसको लीड कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने भी इन्हीं की गर्दन को पकड़ा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल और मुंबई में मराठा रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि वे पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए लार्ज स्केल डैमेज के एलिगेशन का जवाब देने के लिए एक एफिडेविट मतलब शपथ पत्र फाइल करें। ये आरोप उनकी 5 दिन की एजिटेशन मतलब आंदोलन के दौरान लगे हैं, क्योंकि कई सारे पुलिस वाले जो घायल हुए हैं लाठी। कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये जो फोटो है ये सब पुरानी है, हम इस बार थोड़ी ना कुछ किए हैं। लेकिन पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, लाठी डंडा जो खाए हैं, वो चीज़ से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बोला जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती सेठ की डिवीजन बेंच को मिस्टर जरांगे पाटिल के एडवोकेट ने इन्फॉर्म किया कि एजिटेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया था। मतलब 2 सितंबर की शाम को जब सरकार ने हमको कागज जारी करने के लिए बोला, जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। अब बेंच ने इस बात को नोट किया, लेकिन ये भी बोला है कि एक्टिविस्ट और अदर ऑर्गेनाइजर को मल्टीपल पिटीशन में उठाए गए चार्जेस का जवाब देना ही होगा। मतलब अब गर्दन किसकी फंस रही है? मनोज जरांगे की फंस रही है। बाकी लोग कहाँ चले गए? वो सब लोग निकल चुके हैं आगे, उनको कोई नहीं पूछने वाला है। कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर से एजिटेशन के दौरान हुई वेंडलिज्म मतलब उपद्रव तोड़फोड़ की रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन भी किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ इशू ऐसे हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? पब्लिक प्रॉपर्टी को लार्ज स्केल डैमेज नुकसान हुआ है, इसका पेमेंट कौन करेगा? आप यहाँ आओ और बताओ। मिस्टर जरांगे पाटिल और अदर की तरफ से पेश हो रहे सीनियर एडवोकेट सतीश मनीष शिंदे और वीएम थ्रोट ने आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हम नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। आप जो फोटो देख रहे हैं ना, ये पुरानी है। इस बार पब्लिक प्रॉपर्टीज को कोई डैमेज नहीं हुआ है। कुछ एफआईआर भले ही दर्ज हुई हैं। इस बात पर बेंच ने क्या बोला? बेंच ने ये बोला, इसका मतलब तो ये हो गया आप सीधे सीधे मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो आरोप से। आप एक काम करो, एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें आप बताएंगे कि मनोज जरांगे और अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इन्होंने भड़काया नहीं है लोगों को। आपको ये भी कहना होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। प्रोटेस्टर द्वारा जो कुछ भी किया गया वो वॉलंटरी था। कोर्ट ने जवाब देने के लिए बोला है, आपके पास 4 वीक का टाइम है, आप हमको जवाब दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर के जे आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख 4 सितंबर 2025 है और दिन है गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलरली इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 के ऊपर चर्चा की जाती है। ये आर्टिकल का मेन पॉइंट इस थीसिस पर आधारित है, मतलब भारत को अपने समुद्री कानूनों को मॉडर्न करने की जरूरत है। इंडिया शुड मॉडर्नाइज इट्स मैरीटाइम लॉज। लेकिन ये रिफॉर्म ऐसे हो कि राज्यों और केंद्र के बीच में जो फेडरल बैलेंस है वो बना रहे
और सभी के लिए मेलजोल प्रतिस्पर्धा बनी रहे, फेयर कंपटीशन हो एवरीवन के लिए। ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी वाली मछलियों को खा जाएं। ये बैलेंस और फेयरनेस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल का मेन थीम है, मेन बेस है। शुरुआत होती है राज्यसभा से। 18 अगस्त को इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 यहाँ से पास हो चुका है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, पिवोटल मोमेंट माना जाता है इंडिया के मैरीटाइम लॉ के हिस्ट्री में। इस बिल का मकसद है 1908 वाले पुराने एक्ट को हटाना और उसे नए से रिप्लेस कर देना। ये बिल अकेला नहीं आया है, बल्कि ये एक पैकेज का हिस्सा है जिसमें और भी नए कानून शामिल हैं। जैसे कि इसमें कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 भी है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 भी है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 भी है। सरकार का कहना है कि ये नए कानून मैरीटाइम गवर्नेंस को सुचारू और आसान बनाने एंड भारत के शिपिंग रूल्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने, ब्रिंगिंग इन लाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हम इतना बड़ा कदम उठाए हैं। अब किस हद तक ये सफल हो पाएगा दोस्तों, इसको तो हम आगे चल करके ही देखेंगे। अब पहली नज़र में ये नए कानून अच्छा और पूरा प्रयास लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया के मैरीटाइम सिस्टम को मॉडर्नाइज हम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडिया के मैरीटाइम रूल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, आउटडेटेड हैं, बिखरे और पुराने। आजकल जो मॉडर्न शिपिंग, फाइनेंस, ऑफशोर ऑपरेशन होते हैं और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब ग्लोबल एग्रीमेंट है, उनके सामने इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा कैसा है, पिछड़ा हुआ है। इसलिए इंडिया के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और अपनी मैरीटाइम स्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करना बिल्कुल जरूरी है। मतलब समुद्री सेक्टर में जो हमारा ट्रेड हो रहा है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, किसी भी प्रकार का यदि डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे करके हम निपटाएंगे, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट को एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि बिजनेस को आसान बनाएगा, ईज ऑफ बिजनेस, सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अब तक जो डिसजॉइंटेड थे उसे एक साथ जोड़ने का काम करेगा, ब्रिंग्स कोहेरेंस। लेकिन इवन सो एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस बिल को पार्लियामेंट में किसी गंभीर बहस के बिना, सीरियस डिबेट नहीं हुई, आपने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर भी नहीं किए और इसको डायरेक्ट पास कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पर राजनीतिक सहमति, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं थी और ना ही पब्लिक स्क्रूटनी हो पाई है, बस जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इसको आगे बढ़ा दिए। अब जो नया कानून हम लेकर के आए हैं, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, इस पर कई लोगों ने आलोचना भी करी है। उनका कहना है कि ये कानून स्टेट की पावर कम करते हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। पूरी की पूरी पावर केंद्र सरकार के पास में आ गई है। साथ ही वो सेफगार्ड्स जो इंडियन सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी कमजोर कर दिया गया है। बहुत सारे आलोचक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का। ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स रहेंगे। मतलब केंद्र में जो मंत्री है मैरीटाइम यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर, वो यहाँ पर बैठेगा। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज अथॉरिटी बन गया है जो स्टेट को सेंट्रल गाइडेंस फॉलो करने का ऑर्डर दे सकता है। तो मतलब सरकार आदेश देगी और राज्य सरकारों को जी सर करना पड़ेगा। बहुत सारे आलोचक ये भी बोलते हैं कि ये नया कानून कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद, स्टेट और राज्य के बीच जो रिलेशन है उसको प्रभावित करता है।
बल्कि फेडरल सब ऑर्डिनेशन मतलब राज्यों को केंद्र के अधीन कर देने का एग्जाम्पल है। इसका मकसद ये है कि स्टेट अपनी प्रायोरिटी को छोड़ करके अपना पोर्ट डेवलपमेंट सेंट्रल प्लान के जैसे सागरमाला और पीएम गति शक्ति के साथ अलाइन करे, उनके हिसाब से काम करे। स्टेट अपने मैरीटाइम बोर्ड के फ्रेमवर्क को सेंट्रल अप्रूवल के बिना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से कोस्टल स्टेट अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी चली जाएगी, जबकि उनको पोर्ट मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी अब भी निभानी है। आगे राइटर का कहना है कि आलोचक सिर्फ फेडरल इश्यू तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट वार्निंग देते हैं कि नया जो कानून है ये काफी ज्यादा वेग, डिस्क्रिशनरी रेगुलेटरी पावर वाला है, अस्पष्ट मनमाने नियामक अधिकार देता है केंद्र को। इससे जो छोटे ऑपरेटर हैं, छोटी जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर नियम कानून बहुत ज्यादा बढ़ सकता है कि वो अपने पैर संभाल भी नहीं पाएंगे। एक और ट्रबलिंग बात यह है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीका। इस बिल में क्लॉज नंबर 17 में जब आप जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट पर सुनवाई नहीं कर सकते। अब ऐसे झगड़ों का फैसला उन्हीं इंटरनल कमिटीज करेंगे जो अथॉरिटीज ने बनाई होंगी, जिनके खिलाफ ये केस होगा। एनालिसिस करने वाले लोग बोलते हैं कि ये इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू का ना होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो सकता है और लोग रेगुलेटरी सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसके बाद इसी में जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये कानून रजिस्ट्रेशन, ऑनरशिप के रूल्स मतलब मालिकाना हक, सेफ्टी के स्टैंडर्ड, इसके अलावा एनवायरमेंटल ड्यूटीज और लायबिलिटी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करता है। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं, जैसे बताया जा रहा है कि जो जहाज है उसकी कैटेगरी को एक्सपांड किया जा रहा है ताकि ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स भी इंक्लूड हो सकें। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा टाइट रेगुलेशन है। इंडिया के लायबिलिटी और इंश्योरेंस रूल को इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से तय करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। लेकिन इस कानून के छोटे छोटे फाइन प्रिंट में एक लूप होल भी है, वो है ऑनरशिप सेफगार्ड्स में। 1958 के पुराने एक्ट के अंडर इंडियन फ्लैग्ड वेसल पूरी तरह इंडियन आउंड होना जरूरी है, लेकिन नए कानून कहते हैं पार्शियली इंडियन ऑनरशिप की अनुमति भी दे दी गई है, जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस एंड फॉरेन कंपनीज भी शामिल हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि कितना परसेंट ऑनरशिप इंडियन होना चाहिए, ये डिटेल लॉ में नहीं दी गई है। इसको बाद में गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करने वाली है। आगे राइटर का कहना है ये वाला जो कानून है इसने बेयरबोट चार्टर कम डेमाइस, शॉर्टकट में बीबीसीडी बोलते हैं, इस रजिस्ट्रेशन को ऑफिशियली मान लिया है। बीबीसीडी का आइडिया ये है कि इंडियन ऑपरेटर्स फॉरेन वेसल्स लीज पर लीज सकते हैं और बाद में उनको खरीद भी सकते हैं। ये एक लेजिटिमेट ग्लोबल फाइनेंसिंग टूल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीबीसीडी इंडिया की रेगुलेटरी कैपेसिटी की टेस्ट लेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि वेसल्स का ऑनरशिप इवेंचुअली इंडिया को ही ट्रांसफर होगा। क्लियर और इन्फोर्सेबल रूल्स नहीं है। ऐसा न होने पर फॉरेन लेसर्स वेसल्स पर इफेक्टिव कंट्रोल हमेशा के लिए बनाकर रख सकते हैं।
अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा नए कानून में हर छोटी बड़ी हर टाइप की जहाज को रजिस्टर करना जरूरी कर दिया गया है, चाहे उससे छोटे ऑपरेटर छोटी कंपनियों पर कितना ही ब्यूरोक्रेटिक बर्डन क्यों ना पड़ जाए। सबसे ज़्यादा ट्रिपलिंग बात यह है कि ये कानून एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार या प्रशासन को एक एक ब्लैंक चेक दे देता है कि वो कभी भी ऑनरशिप रिक्वायरमेंट को कमज़ोर कर सके जब भी उसे कन्वीनिएंट लगे, जब भी उसका दिमाग घूम जाए। इससे एक बड़ा खतरा ये हो जाता है कि इंडिया एक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस जुरिडिक्शन बन जाएगा। मतलब फॉरेन ओनर्स इंडियन फ्लैग लगाए शिप्स को कंट्रोल करेंगे, लेकिन एक्चुअल ओनरशिप या फिर कंट्रोल इंडिया का नहीं होने वाला है। इसके अलावा इंडिया के मैरीटाइम रिफॉर्म पैकेज का आखिरी हिस्सा है कोस्टल शिपिंग एक्ट। इसका दिखने वाला मकसद पोटेंशियली एम कैबोटेज रूल को क्लियर और स्ट्रॉन्ग करना। कैबोटेज रूल मतलब देश के अंदर कोस्टल ट्रेड जिसको बोलते हैं तटीय व्यापार के लिए सिर्फ इंडियन फ्लैग्ड वेसल का ही इस्तेमाल किया जाए। जो आउटर हैं उनको आउट ही कर दो। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन ये कानून डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है कि वो फॉरेन वेसल को लाइसेंस दे सके। ठीक है, एज पास्ट ग्राउंड्स मतलब वेग ग्राउंड्स जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान के बेसिस पर। ये ओपन एंडेड क्लॉज हैं, जिनका मतलब है कि इनका इस्तेमाल आर्बिट्रली या फिर सिलेक्टिवली किया जा सकता है। जैसे किसी को फायदा दे दिए और किसी के पैसा ले लिए और जिसने नहीं दिया उसको हटा दिए। इसका असली बोझ छोटे ऑपरेटर पर पड़ेगा, खास करके फिशिंग इंडस्ट्री में। उनके लिए मैंडेटरी वोयोज और कार्गो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि उनके डेटा का यूज़ कैसे होगा और यूज़ कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अभी नहीं पता चला। अपोजिशन के एमपीज ने वार्निंग दिया है कि ये कानून सेंटर को बहुत ज्यादा कंट्रोल दे रहा है, जिससे लोकल ऑटोनॉमी कमजोर हो रही है। ये कंसर्न नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए भी है, जो सेंट्रली मैंडेटेड है। अब लास्ट में बात करते हैं, इन सब आलोचनाओं का मतलब ये नहीं है कि एक अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है। इंडिया को अपने मैरीटाइम लॉ को मॉडर्नाइज करना होगा, लेकिन ये रिफॉर्म ऐसा ना हो कि उसकी कीमत फेडरल बैलेंस और फेयर कंपटीशन को आप क्या कर दो, दांव में लगा दो। ऑनरशिप की थ्रेशोल्ड जैसे कि कितना परसेंट इंडियन ऑनरशिप होना चाहिए। इसके अलावा लाइसेंसिंग रूल्स की जो लॉ है इसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया जाना जरूरी है। उनको एग्जीक्यूटिव की मर्जी पर आप नहीं छोड़ सकते। अभी जो कानून है बहुत सारे प्रोविजंस आर्बिट्ररी हैं, जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जिसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है और स्टेट को प्लानिंग में कोई मीनिंगफुल रोल नहीं दी गई है। ये मेजर्स एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर इनमें सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं किए जाते हैं तो इनमें खतरा ये है कि ये चंद लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला देंगे, लेकिन साथ ही फेडरल कॉम्पैक्ट को खराब कर देंगे और इंडिया की लॉन्ग टर्म मैरीटाइम सिक्योरिटी को कमजोर कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारे जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की बात करता है। राइटर कहते हैं कि एक संवैधानिक लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कैसे करके चलता है, रिटन लॉस के माध्यम से, जैसे हमारे भारत का कानून संविधान के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन भी होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर को एक्सप्लेन करना और डिफेंड करना जरूरी है। जैसे कि प्रोफेसर म्यूरेनिक ने कहा है, सरकार का लीडरशिप उसके डिसीजन के स्ट्रॉन्ग रीजन पर डिपेंड करता है।
स्ट्रॉन्ग रीजन जिसको इंग्लिश में कोजेंसी बोलते हैं, ना कि उसकी फोर्स से पैदा होने वाला डर पर। भारत के जजेस ने हमेशा यही प्रिंसिपल यूज किया है स्टेट से जवाबदेही मांगने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना के डिसेंट की रिपोर्ट्स आने के बाद ऐसा लगता है कि कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन कॉलेजियम के दरवाजे पर आके खत्म हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही मेंबर को चुनती है तो पब्लिक को कुछ जानने का राइट नहीं होता। यहाँ पर राइटर का कहना है कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन किसको जज बना दे रहा है, किसको पदोन्नति मिल जा रही है, किसका ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसे असहमति से नॉर्मली साधारणतः सिस्टम पर सवाल उठने लगता है, लेकिन कॉलेजियम की पूरी तरह गोपनीय सिस्टम हो जाना, ये डिसेंट कोई असर नहीं दिखाता है। जैसे कि नागरत्ना ने बोला था कि आप इनको कैसे करके जज बना दे रहे हैं, ये तो सीनियर ही नहीं है। इसका मतलब डिसेंट का यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओपेकनेस है, गोपनीयता है। कोर्ट की वेबसाइट पर जो रिजोल्यूशन अपलोड हुआ उसमें लगता था कि सब जज एक मत थे, अनैनिमिटी थी, उसमें कहीं भी डिसेंट का जिक्र नहीं हुआ। हमें जस्टिस नागरत्ना का ऑब्जेक्शन के बारे में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि इन्होंने विरोध किया था कि इसको क्यों जज बना दिए। अरे इस उम्र का में इससे सीनियर सीनियर लोग बैठे हैं और आप ऐसे कैसे इनको बना दे रहे हो। उनकी जो नोट थी वो अभी भी हिडन है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उनकी रिजर्वेशन बहुत सीरियस थी। ये भी क्लियर नहीं है कि क्या ये डिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताया गया। रिकमेंडेशन के 48 घंटे के अंदर ही गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट अप्रूव भी कर दिया। मतलब बात क्या है, इतने जल्दी अप्रूवल सरकार दे रही, मतलब एक ही बात हो सकती है कि जो आदमी जज बनने वाला वो सरकार के लिए एकदम बढ़िया आदमी है। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज जिनका नाम है जस्टिस नागरत्ना, इन्होंने एक नए जज जिनका नाम है जस्टिस पंचोली की अपॉइंटमेंट से डिसेंट किया। उन्हें लगता था कि ये सही नहीं है, लेकिन इस बात को छुपाया जाता है। ऑफिशियली देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर यह लिखा है कि सब जज एक से हैं, मतलब सबकी सहमति एक सी है। डिसेंट का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। हमें पता भी नहीं चलता अगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया होता। बड़ी बात यह है गवर्नमेंट को भी शायद ये पता नहीं थी, क्योंकि उसने 48 घंटे में ही अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दी। अब सिस्टम की जो कमियां हैं उसके बारे में बताया जाता है। अंधेरे का सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल सेक्रेट होता है। 5 सीनियर जज मिलकर के फैसला करते हैं, लेकिन ना तो वो अपने डिस्कशन पब्लिक करते हैं ना ही रीजन बताते हैं। कमजोर बहाना, वो कहते हैं कि अगर रीजन पब्लिक करेंगे तो जिन जज को नहीं चुना जाता है उनकी बेइज्जती होगी और गवर्नमेंट दबाव डालेगी। असली सच्चाई क्या है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे देश जैसे कि यूके और साउथ अफ्रीका में रीजन पब्लिक होते हैं, फिर भी सब ठीक है। और गवर्नमेंट तो ऐसी भी इनकन्वीनियंट अपॉइंटमेंट को रोक कर दबाव डालती तो है, ऑलरेडी से वो डालती ही है। नहीं ये इनको कैसे बना रहे हो, ये नहीं चलने वाला। सरकार ऐसा कई बार करती है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बात करें फ्यूचर का फैसला। आज जो जज चुने जा रहे हैं वही कल आपकी लिबर्टी और राइट्स के बारे में फैसला करेंगे। भरोसा उठ जाता है। जब पब्लिक को कुछ बताया नहीं जाता तो सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट उठने लगता है। ठीक। दूसरी बात यह है, क्या दूंगी दूसरों को। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से कहती है आप अपने डिसीजन का रीजन दो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद को क्यों नहीं देने चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है। एक नाम से आगे, मसला सिर्फ
एक जज के अपॉइंटमेंट का नहीं होता है, मसला ये है कि कॉलेजियम सिस्टम ही खराब है। जज का काम, डेमोक्रेसी में जज का काम मेजॉरिटी के गलत फैसलों को रोकना होता है, इसलिए उनको इतनी ताकत दी जाती है। लेकिन ताकत देने वाला सिस्टम मतलब कॉलेजियम खुद ही अंधेरे में काम करेगा, तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अब आखिरी सॉल्यूशन की बात करी जाती है, सुधार जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फायदा क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी तो लोगों का उसके ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा रहेगा, उसकी इंडिपेंडेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एंड वार्निंग क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठाने लग जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारे जीएसटी से रिलेटेड जो कहना चाहिए नियम कानून है, और जीएसटी का जो स्लैब है उसको कम किया गया है, टैक्स की जो दरें हैं वो कम की गई हैं। तो माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में वस्तुओं के दाम घटने वाले हैं। आखिर सबसे बड़ा रीजन यदि कहीं पर दिखाई देता है दोस्तों, तो वो रीजन दिखाई दे रहा है अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका ने जब से टैक्सेस बढ़ाए हैं, ऊपर से इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है, अमेरिका को भी टैक्स देना पड़ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। अब अमेरिका के असर को कम करने के लिए हो सकता है इंडिया की तरफ से ये फैसला तुरंत लिया गया है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, उनको कम से कम टैक्स में रिलीफ हम इंडिया में तो दे सकें। साथ ही साथ ग्राहक लोगों को, उपभोक्ताओं को भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। बहुत सारी चीजों के ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी भी करी गई है, जैसे कि नशा करने वाली जो चीजें हैं, जिनको लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनके बिना तो रहना ही मुश्किल है, 100 लग जाए चाहे 200 लग जाए, लोग पीना ही है, उन चीजों में अच्छा खासा टैक्स सरकार वसूल रही है। कुल 33 लाइफ सेविंग। अब शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं मीटिंग में टैक्स स्ट्रक्चर को प्राइमरली दो ही रेट का सिस्टम बनाने का फैसला किया है। ये अनाउंसमेंट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को दिया है। इसमें आप देखेंगे कि 5% और 18% की दो मुख्य रेट के अलावा न्यू जीएसटी सिस्टम में सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू, लग्जरी आइटम एंड बड़ी बड़ी कारें, याchts और हेलीकॉप्टर पर 40% की एक स्पेशल रेट रहेगी। मतलब 3 स्लैब कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं, 5%, 18% और 40% में डाल दिया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि ज्यादातर आइटम पर ये फैसले 22 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएंगे। केवल तंबाकू और तंबाकू से जुड़े रिलेटेड प्रोडक्ट पर नई स्ट्रक्चर में उस डेट पर मूव करेंगे जो हम बताएंगे आपको। इसके अलावा सरकार ने यह भी कैलकुलेट किया है कि 2023-24 के कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर टैक्स रेट कम करने का नेट फिजिकल इम्प्लीकेशन 48,000 करोड़ होगा। हालांकि ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया है कि रियल इम्प्लीकेशन करंट कंजप्शन के आधार पर ही पता चलेगा, और ये भी उम्मीद है कि रेट रैशनलाइजेशन से टैक्स कलेक्शन में बायोन्सी इफेक्ट आएगा। मतलब टैक्स कलेक्शन सरकार का कम हो रहा था, अब वो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। सरकार नौकरी पेशा लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों से टैक्स तो एकदम फुल वसूल करती है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे सरकार बढ़िया आराम से दे दो भैया, दे दो भैया करते रहती है। अब सरकार का कहना है हम लोग तो अब आपको टैक्स में भी कटौती कर दिए हैं, अब तो दे दीजिए हमको टैक्स। निर्मला सीतारमण का कहना है कि कॉमन यूज और मिडिल क्लास आइटम के रेट हमने कम कर दिए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाइसिकल, टेबल, किचन वेयर एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल को या तो 18 से 12 कर दिए हैं, या 12 से घटा करके हम 5 कर दिए। मतलब 18 या 12 जो था उसको हमने घटा करके 5 कर दिए हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है, आपने फायदा दिए हैं दुकानदार लोगों को, हमको डायरेक्ट फायदा नहीं दिए, क्योंकि अब हम सीधे दुकानदार के ऊपर निर्भर हो गए हैं। वो
रेट कम करेगा तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो ठीक है, नहीं तो जितने में दे रहा था उतने में ही वो बेचेगा, तो भी हम लोगों को क्या फायदा होगा? हमको कुछ फायदा नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय इंडियन ब्रेड्स पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। दूसरे आइटम जो 5% रेट में मूव करेंगे, इसमें है नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल, चॉकलेट, कॉफी और बटर शामिल है। 12 स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड, बायोमेंथेनॉल और लेबर इंटेंसिव आइटम जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, टर्बेटाइन ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक और इंटरमीडिएट लेदर गुड्स को 12% लगता था, सरकार कह रही है 5% देना। साथ ही साथ सीमेंट में भी टैक्स सरकार ने कम कर दी है, कह रही है सरकार घर बनाओ सीमेंट वाला बढ़िया आप। इसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर और सभी इंडियन ब्रेड जैसे कि रोटी, चपाती एंड पराठा का टैक्स रेट पहले के 5% से घटा करके 0 कर दिया है। हम खाते भी थे तो सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन हमको पता नहीं चलता था कि पराठा कैसे करके 40 रुपए का 60 रुपए का हो गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सर्विस की बात करें, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज में जो टैक्स लगता था 18%, सरकार ने उसको भी घटा दिया है। सरकार कह रही है अब हमारे पास पैसा आप लेकर के आइए इंश्योरेंस के रूप में, हम रखेंगे, आप टैक्स मत दो, इसी बहाने से आप पैसा ज्यादा दो, इंश्योरेंस ज्यादा करवाओ कुल मिला करके। टोटल 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन का टैक्स 12% से घटा करके 0 हो गया है, जबकि विजन करेक्ट करने वाले स्पेक्टेकल्स का 28% जो लगता था टैक्स, अब हो गया है 5%। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स 5% ही रिटेन रखा गया है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लोग इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार खड़ा नहीं कर पाई है। इसके बाद वाला जो न्यूज़ का आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली गवर्नर और राष्ट्रपति के पास में पावर होती है, किसी भी विधेयक को सहमति देगा, नहीं देगा, रिटर्न कर देगा। गवर्नर के मामले में बात करें तो क्या चीज़ होता है, बिल के ऊपर सहमति दे सकता है, या फिर बिल को रिव्यू के लिए वापस भेज देगा, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास में वीटो की पावर होती है। राष्ट्रपति के पास यदि उसने भेज दिया है और राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये बिल ठीक नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है। अब इसकी सुनवाई चल रही है। सुनवाई इसलिए चल रही है कि राज्यपाल जो है कुछ ज्यादा ही मनमानी कर दे रहे हैं। ऐसे बिल जो कि लगता था केंद्र सरकार के हिसाब से ठीक नहीं है, पार्टिकुलरली यदि जैसे कि मैं नाम बताऊं, साथ वाले स्टेट में क्या हो रहा है, केंद्र में बीजेपी है, साउथ में बीजेपी नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में चांसलर राज्यपाल है, वाइस चांसलर भी जो है राज्यपाल ही बनूंगा बोलता है, जबकि स्टेट यूनिवर्सिटीज का कहना है कि नहीं, इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका होना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे कि वाइस चांसलर हम किनको बनाएंगे। अब इससे सीधे सीधे जो राज्य का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें केंद्र सरकार के कंट्रोल की बात आ जाती है, और ये बात कभी भी राज्य सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है हम यूनिवर्सिटी को इतना फंडिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है, तो क्या मतलब फिर शिक्षा में पैसा खर्च करने का। ऐसे ही बहुत सारे जो विधेयक थे दोस्तों, राज्यपाल ने बहुत लंबे समय तक रोक के रखा था। राज्य सरकारों ने इसकी कंप्लेन करी, वो सुप्रीम कोर्ट गए, तब जाकर के गवर्नर ने एक्शन लिया, तुरंत उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री की बात मानी, बीजेपी की बात मानी। 8 में से एग्जाम्पल के तौर पर उसने 4 को मना कर दिया और 4 को पास कर दिया। यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है। इसी की सुनवाई चल रही है, तो नॉन बीजेपी पार्टीज वाले राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को क्या बोला कि तमिलनाडु गवर्नर केस के जजमेंट में दिए गए 3 मंथ डेडलाइन भी शायद टू लॉन्ग है। उनका कहना था कि गवर्नर के पास भेजे गए स्टेट बिल पर इन
टिटुलर हेड्स मतलब नाममात्र के प्रमुखों को तुरंत, जिसको बोलते हैं फोर्थविथ, असेंट देनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती है ये आप क्या कर रहे हो, राजा को बोल रहे हो, टाइम लिमिट दे रहे हो आप। केंद्र सरकार तो कहती है इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि जनता की इच्छा जो इन प्रपोज्ड लॉ में दिख रही है उसे गवर्नर की विम्स एंड फैंसीज, तुच्छ इच्छा और मनमर्जी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। उन्होंने कहा है कि बिल्स पर बैठे रहना, सिटिंग ओवर जिसको बोलते हैं, एसेंट डिने करने का एक क्वाइट डिसगाइज है, मतलब चुप्पी भेस है, बिना नेसेसरली उन्हें लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। मतलब बिल हम दे दिए हैं, भेज दिए हैं सहमति के लिए, लेकिन ये क्या काम करते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, जेब में रख के घूमते रहते हैं। सॉरी, विधानसभा को रिटर्न कर दो, नहीं कर रहे हो तो राष्ट्रपति के पास भेजो, कुछ तो करो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम बिल ही पारित ना होने दें। इन तीनों स्टेट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहता है कि वे माने कि गवर्नर जैसा एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बिल के साथ इंटीग्रिटी से एक्ट करेगा, तो यही शिष्टाचार स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिया जाना चाहिए, जो कि वैसे भी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ही होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली 5 जज बेंच प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई कर रही है। वेस्ट बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला है कि आर्टिकल 200 रिक्वायर करता है कि गवर्नर एक बिल को विधानसभा के पास एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न करेगा, अगर वो सहमत नहीं है तो। इसके अलावा आर्टिकल 167 का भी जिक्र किया जाता है। कोर्ट का अटेंशन उन्होंने खींचा, जो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी बताता है कि वो गवर्नर को स्टेट कैबिनेट द्वारा कंटेम्पलेट मतलब विचार किए जा रहे लॉ के बारे में अप्राइज करेगा, सूचित करेगा। ये ड्यूटी प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस के एक पार्ट के रूप में किया जाता है।